morning students, welcome to Gangotri Group School. In my previous lecture we were studying examples on electric flux. तो मैं यहाँ भी कुछ अच्छे एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे. कुछ दो एग्जाम्पल हमने कल डिस्कस किए थे. एग्जाम्पल नंबर थर्ड, दो एग्जाम्पल प्रीवियस लेक्चर में मैंने लिए थे सिलेंडर से रिलेटेड, तो उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी मैं सोल्व कराऊंगा. ठीक है, देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर. इसमें क्या करता हूं मैं, एक हाफ स्फीयर को रख देता हूं, सेमी स्फीयर, हेमी स्फेरिकल शेल में इसमें रख देता हूं. हेमी स्फेरिकल शेल, हेमी वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए. हेमी स्फेरिकल शेल में यहां रख देता हूं. ये रख दिया मैंने हेमी स्फेरिकल शेल. क्लियर. तो आप इसको, शेल है ये, ध्यान सुनना, शेल. इसमें सिर्फ और सिर्फ पीछे एरिया है, समझे ना, पीछे सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया. यहां से ये ओपन है, यहां से ये ओपन है, ओपन. तो आपसे बोला जाएगा कि इस हेमी स्फेरिकल सरफेस एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स बताइए यदि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है. ई नोट, इसकी रेडियस आपको दिया गया है आर. इसकी रेडियस आर दिया गया है. बड़े अच्छे से ये क्वेश्चन सुनेंगे आप. अभी तक जो मैंने दो एग्जाम्पल कराए हैं आपको, उन दोनों एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सरफेस के हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट था, सेम एंगल बनाता था. दोबारा फिर बोलता हूं क्या बोला मैंने. इससे पहले दो एग्जाम्पल जो मैंने आपको कराए, उन दोनों एग्जाम्पल में सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया की डायरेक्शन के बीच एंगल कांस्टेंट था. समझे ना, एक सरफेस पर. ये क्वेश्चन अलग है उन क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है. क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, देखो अगर आप इतना सा एरिया यहां लेते हैं, यहां एरिया लेते हैं, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि ये ओपन सरफेस है, ये सरफेस क्लोज्ड सरफेस नहीं है, ओपन सरफेस है. समझे, ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस है, इधर से ये ओपन है. समझे ना, इस ऐसे हेमिस्फेरिकल शेल क्या होता है, ओपन सरफेस एरिया है वो. इसको इधर से लिड नहीं रखा हुआ है आपने, क्लोज नहीं है, ओपन है, तो ये ओपन सरफेस एरिया है. आप इसकी डायरेक्शन दो तरीके से ले सकते हो. ये एरिया कंप्लीट कर्व्ड एरिया में छोटा सा एरिया मैंने यहां माना, तो यहां में एरिया की डायरेक्शन ये ले लेता हूं. अंदर की ओर भी ले सकते हो आप, क्योंकि ओपन है. अगर ये क्लोज्ड होता है, लिड रख देता हूं यहां, तो सिर्फ ये बाहर की ओर आएगा. यहां मैंने डायरेक्शन ली इस एरिया की, ये एरिया. यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इस पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस पॉइंट पर एरिया चूज करता हूं मैं. यहां एरिया की डायरेक्शन आएगी ये. आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहां आपने बाहर की ओर ले लिया तो यहां अंदर की ओर लेंगे, नहीं. पूरे सरफेस पर अगर आप बाहर की ओर ले रहे हो तो बाहर की ओर ही लेंगे डायरेक्शन. तो मैं बाहर की ओर ले रहा हूं. यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे. तो ये एंगल कुछ थीटा है, ये कोई और एंगल है अल्फा. आप यहां आओगे, यहां एरिया कुछ ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये आएगी एरिया की. इसको θ1 बोल देता हूं, θ2, n1, n2, n3. और अब आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये आएगा θ3. अगर आप एरिया यहां चूज करेंगे तो एंगल आएगा 90 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल आएगा ऊपर. तो आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट पर, एरिया के अलग अलग पॉइंट पर एंगल अलग अलग है. किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच. ये अलग बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये अलग बात है, लेकिन एंगल डिफरेंट डिफरेंट है. समझ में आई कहानी?
तो यहां अगर आप से क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बताओ, तो दो नजरिए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक नजरिया क्या है कि आप मैथमेटिकल इक्वेशन, जो मैथमेटिकल बेसिक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इसको अप्लाई करें इस क्वेश्चन में। कैसे अप्लाई करेंगे? इस प्रकार से अप्लाई करेंगे कि आप एक यहां से थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल सब्सटेंड करने वाला एलिमेंट चूज करेंगे। एलिमेंट की शेप आएगी ये एलिमेंट की शेप आएगी। क्लियर? इसकी लेंथ कितनी आएगी? आर डी थीटा। और शेप अगर आप इसको 3D में सोचोगे तो वो एक रिंग फॉर्म आएगी, रिंग फॉर्म इस प्रकार से। ये रिंग की फॉर्म आएगी। क्लियर? और ये कहां एंटर करेगा? यहां एग्जिस्ट करेगा, इसका सेंटर। समझ में आई बात? अब इस रिंग पर आप छोटा सा डीए एरिया कैलकुलेट करोगे, मतलब इस रिंग का एरिया कैलकुलेट करोगे। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है, पूरे रीजन में। समझे? तो मैं ज्यादा लाइनें नहीं बनाऊंगा जिससे कि फिगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे। समझ में आई बच्चों? एरिया ए कैसे आएगा? ऐसे डायरेक्शन एरिया की ऐसे आएगी। तो पहले एरिया काउंट कर लेते हैं। इस रिंग का एरिया क्या आएगा? रेडियस आर है, ये लेंथ आर है, ये थीटा है, तो आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। ये लेंथ आर कोस थीटा आएगी क्योंकि मैं इधर से एंगल मेजर कर रहा हूं। यही रेडियस आएगी आर कोस थीटा। मुझे एरिया बताना है इसका, तो इसका एरिया कितना आएगा? इसकी रेडियस 2 पाई आर, तो ये आएगी इसकी सर्कमफेरेंस रिंग की, इनटू ये लेंथ, ये वाली लेंथ। ये लेंथ कितनी है? आर डी थीटा। तो ये एरिया आया मेरा, इस रिंग का एरिया ये। इसकी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, 2 पाई इसकी रेडियस आर, इनटू ये लेंथ आर डी थीटा। ये आया मेरा एरिया इस रिंग का। अब इस एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना है मेरे को। कैसे आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया पर और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल, यानी ये एंगल कंप्लीट, ये एंगल आएगा। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। क्लियर? और ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये आएगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है? ये रेडियल डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन है, टोटल एंगल पाई आएगा। ये टोटल एंगल देखो, ये एन वाली लाइन है, ये थीटा है, तो ये क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये क्या आएगा? पाई माइनस 90 माइनस थीटा। तो क्या है? 90 प्लस थीटा। तो ये एंगल है 90 प्लस थीटा, ये वाला एंगल। अब मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन को यहां अप्लाई करने जा रहा हूं। कैसे? इंटीग्रेशन, नेट फ्लक्स जो आएगा, इंटीग्रेशन ई नोट है कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा
इंटू आर कॉस थीटा इंटू 2 पाई इंटू आर डी थीटा। और अब मैं थीटा की लिमिट लगाऊंगा 0 से लेके कहां तक, π/2 तक। समझे? थीटा यदि 0 से π/2 जाता है तो कंप्लीट एरिया कवर हो जाएगा। अगर थीटा 0 से π/2 तक जाता है तो 0 से π/2 में कंप्लीट एरिया कवर हो जाएगा। इसका मतलब कंप्लीट एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स आ जाएगा। तो आप ये जो अमाउंट यहां लिखा हुआ है, इस अमाउंट को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, अंदर क्यों बचेगा? वो बचेगा cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी cos थीटा साइन थीटा, लेकिन निगेटिव में डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। अब इस 2 को आप यहां लिख सकते हो और ये अंदर जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर ई साइन 2 थीटा, इंटीग्रेशन 0 से π/2। नहीं, अभी लिमिट नहीं लगाएंगे, अभी तो सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिखा है, इंटीग्रेट नहीं किया। तो 0 से π/2 माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा, ये आएगा। इसको और सॉल्व करते हैं। पाई आर स्क्वायर ई साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 2 थीटा बाय 2। अब इसमें लिमिट लगाऊंगा 0 से π/2, प्लस आएगा ये, प्लस। क्लियर? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन माइनस होता है, माइनस पहले से ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब फाइनल पाई आर स्क्वायर इंटू ई नोट कॉस 2 पाई में क्या रखूंगा मैं? π/2। π/2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो वैल्यू क्या आया? पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -1, इसकी वैल्यू होती है 1, -1, ये क्या आएगा? 1। तो एक बार और देख लेते हैं। cos 2 थीटा π/2 रखूंगा तो /2 भी तो आएगा, यहां भी तो /2 आएगा, /2 भी तो है ना। तो यहां आएगा -1/2, -1/2, तो क्या आएगा? माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू ई नोट। तो अगर फ्लक्स का अमाउंट पूछा जाए तो वो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर ई नोट। ये माइनस तो ओपन सरफेस एरिया में कोई मायने नहीं रखता। समझे? मैंने आपको बोला था कि जरूरी नहीं है बाहर की ओर ही मानूं, अंदर की ओर भी मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मान सकता हूं, तो तब ये प्लस आ जाएगा, यहां जो माइनस आ रहा है। क्लियर? ओपन सरफेस एरिया है तो माइनस प्लस मायने नहीं रखता है। मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं। तो एक तरीका तो ये है, मैंने क्या किया? बेसिक डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है उसको अप्लाई किया हर एक पॉइंट पर और आंसर आया। ये तरीका भी आपको आना चाहिए। दूसरा तरीका, आप ये देखो, इस कर्व्ड सरफेस एरिया से जितनी भी लाइन एंटर करेंगी, दूसरा तरीका सुनना ध्यान से, इस कर्व्ड सरफेस एरिया से जितनी भी लाइन एंटर करेंगी वो सारी की सारी इसके इस प्रोजेक्टेड एरिया, इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है कि अगर मैं इधर से टॉर्च ओपन करता हूं तो मुझे सामने जो एरिया दिखाई देगा, अगर ये हेमिस्फेरिकल शेल है और मैं इधर से टॉर्च अप्लाई करता हूं तो आपको क्या एरिया नजर आएगा? सिर्फ ये एरिया आपको नजर आएगा, हाँ या ना? सिर्फ ये एरिया, इसी को बोलूंगा मैं इस हेमिस्फेरिकल का प्रोजेक्टेड एरिया। तो आप ये बोलोगे कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया से जितनी भी लाइन एंटर कर रही है वो सारी की सारी इससे गुजरेंगी, हाँ या ना? ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, जितनी भी लाइन एंटर करेंगी उतनी ही लाइन इसके इस एरिया से क्रॉस होंगी। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होने के साथ साथ ये भी होती है कि किसी एरिया से गुजरने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही उससे एसोसिएटेड फ्लक्स होता है।
अगर आप कंपैरिजन करते हो दो एरिया के फ्लक्स की, यदि कंपैरिजन आप करते हो, जैसे मैं यहां कंपैरिजन कर रहा हूं, एक तो ये प्रोजेक्टेड एरिया और एक ये कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों की मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो यहां मैं ये डेफिनेशन यूज कर सकता हूं। कौन सी वाली डेफिनेशन? कि किसी एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल ऑलवेज बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया या एंटरिंग इन दैट एरिया। तो इस एरिया में एंटर करने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी इस एरिया से क्रॉस होंगी, हाँ या ना? जितनी भी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, सारी की सारी इससे क्रॉस होंगी। क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस एरिया से एसोसिएटेड होगा वही फ्लक्स सेम इसके प्रोजेक्टेड एरिया से एसोसिएटेड आएगा। इसके प्रोजेक्टेड एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी आएंगी जितनी इस कर्व्ड सरफेस एरिया से गुजर रही हैं। ये मतलब है दोनों बातों का। तो अब मैं ये कर्व्ड सरफेस एरिया पर अगर ये डेफिनेशन लगाता हूं तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर मैंने ये पाया डायरेक्शन अलग अलग है। किसकी? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की इस कर्व्ड सरफेस एरिया पर। तो यदि मैं ये जान चुका हूं कि जो फ्लक्स इससे एसोसिएटेड आता है वही इस प्रोजेक्टेड एरिया से एसोसिएटेड आता है, और ये प्रोजेक्टेड एरिया कर्व्ड नहीं है, ये तो फ्लैट है, एक सर्कुलर एरिया है, ये फ्लैट एरिया है। देखो ये एक फ्लैट एरिया है, इसका बेस, और यहां एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम एंगल रखती है। वो एंगल कितना है? या तो 0 है या पाई है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने डायरेक्शन इधर मानी थी एरिया वेक्टर की बाहर की ओर, तो मैं इस एरिया की डायरेक्शन ऐसे मान लेता हूं, जो प्रोजेक्टेड एरिया है। हर एक पॉइंट पे एरिया की डायरेक्शन कैसे आएगी? या तो इधर आएगी या इधर आएगी, क्योंकि ये ओपन एरिया है, तो ये आप पे डिपेंड करती है। मैंने इधर मान लिया डायरेक्शन, तो हर बार देखो एंगल कितना आया, पाई आ रहा है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट भी कितना है, सेम है हर एक पॉइंट पे। तो अगर ये बेसिक डेफिनेशन में यहां लगाता हूं, इस पे अप्लाई करता हूं, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये E कांस्टेंट है, cos पाई -1 कांस्टेंट है, यानी -1 बाहर, E नोट की फॉर्म में बाहर, इंटीग्रेशन किस पे लगेगा? dA पे, और वो एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली एरिया पाई आर स्क्वायर E cos पाई, जो कि -1 होता है। तो टोटल फ्लक्स आपको यहां इंटीग्रेट करके निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, इसे स्मार्ट मेथड कहेंगे। मैंने क्या बोला कि कर्व्ड सरफेस एरिया से एसोसिएटेड जितनी भी फील्ड लाइंस हैं वो इससे क्रॉस होंगी। इसका मतलब इसका फ्लक्स विल बी इक्वल टू इसका फ्लक्स जो इससे पास होगा, और इससे फ्लक्स की कैलकुलेशन करना इजी है, डायरेक्ट E नोट पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस। अब ये माइनस कोई रोल प्ले नहीं करता है, पता है आपको कि ये आपने पीछे लिया है तो माइनस आया, आगे लोगे तो प्लस आएगा। अमाउंट कितना आया? E नोट पाई आर स्क्वायर, बहुत जल्दी से आया। और यहां अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया पे कैलकुलेशन करते हो तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में ये बात? फिर भी आंसर क्या आता है? सेम आता है, माइनस पाई आर स्क्वायर E नोट। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको इस आर्टिकल में क्या बताना चाह रहा हूं। क्लियर? आपको स्मार्ट वे पर चलना है। अगर स्मार्ट वे नहीं लगता है तो आप डायरेक्ट ये जो बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो दी गई फिनोमेना में अप्लाई करोगे। कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे होते हैं कि आप उनको स्मार्ट वे से नहीं सोल्व कर सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वहां आपको इंटीग्रेशन करना ही करना होता है। क्लियर? मेंस लेवल के और कुछ IIT JEE के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस स्मार्ट वे से आप सॉल्व करोगे। लेकिन IIT JEE एडवांस के अच्छे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस में आते हैं और ओलंपियाड के कुछ अच्छे क्वेश्चन वो डेफिनेटली इंटीग्रेशन इन्वॉल्व करके बनाए जाते हैं। क्लियर? तो इस आर्टिकल को आप अच्छे से समझेंगे।